हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक उपाध्याय। दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग के बारे में समझ चुके थे, और जो और भी प्रैक्टिस हम करेंगे तो वो डाउट जो आपके रह गए होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। अभी हम एक्सरसाइज जब कराएंगे तो आपके वो सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम कुछ एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को। टॉपिक का नाम है आइसोमर्स आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। ये होता है आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म, इनके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले, ठीक है ना, हमें आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले कुछ दो तीन टॉपिक को समझना है। उन दो तीन टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना, कि आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो देखते हैं बेटा, ध्यान देंगे यहाँ से। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दो तरीके की केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री की ब्रांच दो होती है, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है। अब जरा ध्यान समझेंगे आप लोग यहाँ से। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एक हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है ना। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक चीज़, देखिए नोट करेंगे एक बात को यहाँ पर। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई ना कोई जरूर होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है। और इसी तरीके से आप देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी क्या होगा, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। उनका भी क्या होगा, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है क्या बताता है, वो हमको ये बताता है कि किसी दिए गए कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट के कितने एटम हैं। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको ये बताता है कि दिए गए कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है कि दिए गए कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। ठीक है ना, ये हमको बताता है यहाँ पर। अब एक बात आपको याद रखनी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एक ही, एक बात ध्यान से समझेंगे यहाँ से, इस चीज़ को अच्छे से समझना है यहाँ से, कि मैंने यहाँ पर भी लिख दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ भी लिख दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। तो आप देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ एक ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे करके भी समझ सकते हैं। और बेटा ध्यान देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ वो हमारा क्या करेगा, एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। आप समझे नहीं इस बात को। देखिए बेटा ध्यान देंगे, ये बात थोड़ी समझ में कम आई होगी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ और सिर्फ एक ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। कैसे बेटा, ध्यान देंगे। जैसे अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल करता हूं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर मैंने कोई एक एग्जांपल लिया, ये ले लिया मैंने H2SO4। ठीक है ना। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ये क्या है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ये क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको क्या बताता है, वो ये बताता है अलग अलग एलिमेंट के कितने एटम है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के हमारे कितने 4 हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ एक ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा।
यानी कि यहाँ पर ये जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सिर्फ एक ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता है। यानी कि बेटा ध्यान देंगे H2SO4 ही बनेगा। ये नहीं है कि आप यहाँ पर क्या करें बेटा H3 कर दें या और कुछ कर दें यहाँ से, या इसकी स्ट्रक्चर कुछ बदल। अगर इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पर H2SO4 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सल्फर से ऑक्सीजन के हमारे 4 हो गए, 1 2 3 और 4, और एक हमारा 2 हमारे हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ जुड़ गया। इस तरीके से बॉन्ड बनता है। अभी हम पूरा नहीं बता रहे हैं आपको यहाँ से। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसकी स्ट्रक्चर एक ही बनेगी, ठीक है ना, एक ही प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। यानी कि एक ही इसका इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, सिर्फ एक ही टाइप का इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, ये नहीं अलग अलग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा ध्यान देंगे, थोड़ा सा आपको समझ के चलना, आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं क्लियर हो रहा है यहाँ पर तो आगे आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, जैसे आप क्या देखते हैं, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। लेकिन बेटा यहाँ उल्टा होता है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, एग्जांपल उसको देखिए आप। जैसे आप देखेंगे, हमने एक एग्जांपल लिया C4H10 C4H10 हो गया हमारे यहाँ से, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बन सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बन सकते हैं, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, एक बात समझिए, अगर मैं यहाँ इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो आप देखेंगे 1 2 3 4, एक तो हमारा इस तरीके से ये बन गया, यहाँ हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए सारे, यहाँ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन जोड़ दिए। अगर हम देखें इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। एक और हो सकता है इसका क्या, जैसे कार्बन के 3, हाइड्रोजन का एक ब्रांच लगा दो यहाँ पर, तो 1 2 और 3, एक यहाँ पर ब्रांच लगा दीजिए, ठीक है, H H H H H आ गया, H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया। इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। ये क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। अब जरा ध्यान समझिए आप लोग, देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही कितने कंपाउंड को बना सकता है। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो 2 कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो ये कंपाउंड बनना है नॉर्मल ब्यूटेन, एक ये कंपाउंड बनना है। अब ये दोनों जो कंपाउंड बनना है उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टी अलग है। अब आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी स्लाइटली अलग होगी। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बेटा, देखिए समझिए, यहाँ पर ये नॉर्मल ब्यूटेन बोला जा रहा है या आइसोब्यूटेन बोला जा रहा है। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो 2 कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए, दोनों कंपाउंड की स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर अलग है, इसकी स्ट्रक्चर अलग है। इसकी स्ट्रक्चर में क्या, कार्बन सभी क्या है, एक चेन के फॉर्म में है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ब्रांच लगी हुई है, ठीक है ना। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 अलग अलग कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन दोनों कंपाउंड की स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो अलग अलग है बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10 है, ठीक है ना। तो इसी को हमें यहाँ पर समझना है, बस हमें ये बात दिमाग में बैठानी है कि ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर कोई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो 1 से ज़्यादा कंपाउंड को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। 2 से ज़्यादा कंपाउंड को भी क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन बेटा ध्यान देंगे, यहाँ पर जो अलग अलग हमारे क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम दिखाई दे रहा है, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का क्या अलग अलग है, ठीक है ना। एक नॉर्मल ब्यूटेन है, एक हमारा क्या आइसोब्यूटेन है। अब बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, अब ये जो
अलग अलग जो हमारी स्ट्रक्चर बन रही हैं, दोनों स्ट्रक्चरल फॉर्म, दो जो अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं, इनको तो हम क्या बोलेंगे बेटा, आइसोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। तो यहाँ पर आइसोमर्स, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट आपका निकल के आ गया, आइसोमर्स। आइसोमर्स, इसको बोलेंगे क्या, आइसोमर्स, ठीक है ना। और बेटा ध्यान देंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइसोमर्स, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके दो आइसोमर्स बनना है, एक ये बनना है, एक ये बनना है, यानी कि दो आइसोमर्स किस फॉर्म में बेटा, कंपाउंड के फॉर्म में है। तो याद रखिए, एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें, एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना। ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी जब वो रिप्रेजेंट करेगा, ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी जब वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। बस इतना याद रखिए कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके डिफरेंट हमारे क्या हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है, जिनके डिफरेंट हमारे क्या हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, तो उसको क्या कह देते हैं, आइसोमर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आइसोमर्स। और ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या देते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या कह देते हैं, आइसोमेरिज्म कह देते हैं। बस इसी को हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखते हैं बेटा यहाँ से, अब हम हेडिंग डालते हैं, देखिए यहाँ से हेडिंग डालते हैं। देखिए जैसे पहला टॉपिक हमारा आ रहा है आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चर्स हमारे क्या हो, अलग अलग हो, उनको हम क्या कह देते हैं, आइसोमर्स कह देते हैं, ठीक है ना। आइसोमर्स, अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया ना, आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic compounds having different structural formula, having different structural formula but same molecular formula, known as isomerism। इसको हम क्या कह देते हैं, इज कॉल्ड आइसोमर्स, इज कॉल्ड आइसोमर्स। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो बट उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या कह देते हैं, आइसोमर्स कह देते हैं, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे बेटा एक एग्जाम्पल आप लीजिए यहाँ से, जैसे अगर मैंने यहाँ पर कह दिया C4H10, C4H10, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10 है। अब आप देखते हैं कि अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर हमारी क्या क्या बन सकती, दो बन सकती हैं, 1 2 3 4। अभी अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ से इससे पहले एक एग्जाम्पल दिया था। तो आप देखेंगे 1 2 3 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगाते चले गए, ये हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ गए। तो आप देखेंगे इसका जो नेम होगा, इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। और अगर एक हाइड्रोजन ब्रांच के फॉर्म में लगा दिया जाए तो देखेंगे, सॉरी एक कार्बन और एक यहाँ पर क्या आ गया, ब्रांच के फॉर्म में आ गया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन, सभी जगह हाइड्रोजन लगाते चले जाइए। ये मैं सब आपको क्लियर कर चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर। तो अब यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम खास हो नहीं रही होगी आप लोगों को। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। ये लास्ट क्लास में मैं आपको सब बता चुका हूँ, नेमिंग वगैरह, ये कॉमन नेम है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बन सकते हैं, यानी कि दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले इनके बन सकते हैं। दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बन सकते हैं, इसका मतलब क्या है, दो कंपाउंड बन सकते हैं। तो दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं तो दो कंपाउंड है अलग अलग।
इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, वो दो कंपाउंड को, दो डिफरेंट कंपाउंड को क्या कर रहा है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। दो से ज़्यादा भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है। एक कंपाउंड है उसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा कंपाउंड है उसका नाम है आइसोब्यूटेन। बात क्लियर? एक बार फिर रिपीट करूंगा मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो दो अलग अलग कंपाउंड को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कंपाउंड क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा कंपाउंड क्या है, आइसोब्यूटेन। और दोनों ही कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमारी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। एक में कार्बन स्ट्रेट चेन के फॉर्मेट में है, एक में कार्बन क्या है, पेरेंट चेन भी, एक ब्रांच भी लगी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देखते हैं, यही मैंने आपको पिछले वाले उसमें बताया था, अभी जो टॉपिक बताया था उसमें यही मैंने बताया था आपको। अब ये जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिर्फ दो ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है, 3 कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है, 4 को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन बेटा एक बात और ध्यान दीजिए कि वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले किसी भी वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड्स को, अदर कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो सिर्फ स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, वो सिर्फ सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। थोड़ा मेरे शब्द कॉम्प्लिकेटेड हो गए, मैं थोड़ा इजी वे में फिर आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिर्फ एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं। जैसे बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे CH4, ठीक है, ये CH4 क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, भाई कितने कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ से बनाएं तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या इसके अलावा और कोई दूसरा कंपाउंड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्या सिर्फ इसमें कार्बन का एक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें कार्बन का सिर्फ एक एटम हो, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, और वो होता है क्या, मीथेन। वो क्या होता है, मीथेन, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, मीथेन जो होता है ना, मीथेन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल आपको और दूं, अगर एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ आपको, जैसे C2H6, ठीक है ना, C2H6। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर देखते हैं कितने कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, कितने कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अलग अलग कितने पॉसिबल कंपाउंड को बना सकता है। तो बेटा ध्यान देते हैं, यहां पर जैसे कार्बन के कितने 2 हैं, तो 1 और यहां पर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड, और यहां पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये बताइए, क्या इसमें इस कार्बन को हटा के अगर इधर लगा दें तो क्या ब्रांच बन जाएगी, नहीं बनेगी ना। ब्रांच लगाने के लिए सैचुरेटेड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कम से कम 3 कार्बन के एटम जरूर होने चाहिए, ठीक है ना। तो 3 में से एक को सॉरी मैं क्या बोल गया, कम से कम 4 कार्बन के एटम जरूर होने चाहिए। 4 में से अगर एक को हटा देंगे, ठीक है ना, और अगर बीच में किसी कार्बन पर लगा देंगे तो ब्रांच बन जाएगी। ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए कम से कम कितने कार्बन के एटम जरूरी हैं, 4 कार्बन के एटम क्या है, जरूरी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 2 कार्बन के एटम है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 1 कार्बन का एटम है, 2 कार्बन के एटम है, तब भी ब्रांच नहीं बन पाएगी। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईथेन। नॉर्मल ईथेन, बात के लिए नॉर्मल ईथेन भी कह सकते हो, ईथेन भी कह सकते हो, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा ध्यान देंगे, आप देख रहे हैं क्या, मीथेन, और इसका नाम क्या हो गया, ईथेन। समझते चलिए ये चीज़ों को, इसका नाम हो गया क्या, ईथेन। तो ईथेन जो है ना, वो भी सिर्फ एक ही कंपाउंड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मीथेन वो भी क्या है, एक ही कंपाउंड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। एक एग्जांपल मैं यहाँ से और लेता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल और इनको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये ईथेन है। एक एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से लिया, जैसे C3H8। अब ये हमारा क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो देखते हैं। कार्बन के कितने 3 हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए, हाइड्रोजन के 8 हैं, 1 2 3, ये यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कितने कंपाउंड को, एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसमें से इस कार्बन को हटा के यहाँ लगा दें तो क्या ब्रांच बनी, नहीं। भाई ब्रांच के लिए कम से कम पेरेंट चेन के अंदर 3 कार्बन के एटम होने चाहिए, और 3 में से जो बीच वाला कार्बन का एटम है उसमें एक कार्बन हमारा लग जाए तो ब्रांच बन जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन के एटम है, और 3 में से अगर एक को हटा के यहाँ लगाएंगे तब भी हमारी क्या है बेटा, कोई ब्रांच नहीं बन रही है, ठीक है ना। तो आप क्या देखेंगे
इसका अगर नाम होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन। ठीक है ना। तो जरा ध्यान समझिए बेटा, प्रोपेन जो होता है ना, प्रोपेन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होता है, प्रोपेन। तो याद रखिए आप लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में सिर्फ वो एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। मीथेन एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, इथेन एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, प्रोपेन एक ही कंपाउंड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। बात क्लियर। ब्यूटेन से जब ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट होते हैं तो वो दो हमारे कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे बेटा, ये क्या था बेटा, ब्यूटेन था ना, ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन जो है, ये ब्यूटेन था ना, ब्यूटेन दो कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। इसमें क्या आ गई, ब्रांच लगा दी हमने। तो ब्रांच लगाने के लिए कम से कम कार्बन के कितने एटम होने चाहिए, 4 कार्बन के एटम हमारे यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है। तो याद रखिए आप कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब उसके अंदर कार्बन के कम से कम 4 एटम या 4 से ज़्यादा एटम हो, तब वो क्या करेगा बेटा, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो हमारा मीथेन है वो क्या नहीं बना पाएगा, आइसोमर्स नहीं बना पाएगा। ईथेन है, आइसोमर्स नहीं बना पाएगा। प्रोपेन है, आइसोमर्स नहीं बना पाएगा। तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमर्स नहीं होते हैं, सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमर्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बेटा कहाँ से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कम से कम हमारे 4 कार्बन के एटम प्रेजेंट हों। ठीक है ना। ये हमारी यहाँ पर बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो आइसोमर्स की बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है ना। अब बेटा ध्यान देंगे तो आइसोमर्स में आप देख लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला इसकी अलग है, इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। इसका भी कितना 1 2 3 4 C4H10 है, इसका भी क्या है C4H10 है। बात क्लियर। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चरल फार्मूले अलग अलग हों और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, तो उसको क्या कह देते हैं, आइसोमर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों, इनको आइसोमर्स कह देते हैं। बात के लिए ये चीज मैं समझता हूं आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक्सिस्टेंस ऑफ 2 और मोर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है। ठीक है ना। आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना, एक प्रोसेस है। ठीक है ना। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स तो अलग अलग क्या होते हैं बेटा, स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन अलग अलग स्ट्रक्चर्स की केमिकल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, तो उनको क्या कह देते हैं, आइसोमर्स कह देते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसके अंदर ऐसा होता है, आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है जिसके अंदर ऐसा होता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, लेकिन जो दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उन सभी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। ठीक है ना। तो वो हमारी ऐसी जो घटना होती है उसको हम क्या कह देते हैं, आइसोमेरिज्म कह देते हैं। तो आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं, और उन सभी अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। इस प्रोसेस को, इस घटना को हम क्या कह देते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म कह देते हैं। ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको समझिए आइसोमेरिज्म को, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स two or more than 2 organic compounds which having same molecular formula, existence of 2 or more than 2 organic compounds having same molecular formula। ठीक है ना। known as isomerism, इसी को हम क्या कह देते हैं, आइसोमेरिज्म कह देते हैं। तो एग्जिस्टेंस, अस्तित्व होता है, जब ऐसा अस्तित्व होता है कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके दो या दो से ज़्यादा
स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं बट उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या वो सेम हो, तो इस प्रकार का जो एग्जिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, आइसोमेरिज्म कह देते हैं। आइसोमेरिज्म एग्जिस्टेंस है, आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है, इसको आप कह सकते हैं। वो आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स अलग अलग हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है बट उन दोनों कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी बेटा। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ आपके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आइसोमर्स जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे बेटा मीथेन के आइसोमर्स नहीं होंगे, ईथेन के आइसोमर्स नहीं होंगे, प्रोपेन के आइसोमर्स नहीं होंगे, ब्यूटेन के आइसोमर्स होंगे। ब्यूटेन से आइसोमर्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, अब जैसे कुछ एक आध मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, उन क्वेश्चन से और भी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ आपको आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म आपके क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। जैसे बेटा ध्यान देंगे, एक हम एग्जांपल करते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ इन पेंटेन। ठीक है ना, पेंटेन है, जैसे पेंटेन, हम यहाँ पर पेंटेन की बात कर रहे हैं और उसमें आपसे आइसोमर्स के बारे में पूछ रहा है, पेंटेन। ठीक है ना, और इसमें क्या पूछ रहा है वो आपसे, नंबर ऑफ आइसोमर्स के बारे में बात कर रहा है वो, और विद स्ट्रक्चर। ठीक है ना, विद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, विद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पेंटेन है तो पेंटेन क्या हो गया, पेंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए और उसके बाद आपको यह पता करना है कि उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कितने आइसोमर्स हैं। यानी कि कितने आइसोमर्स का मतलब क्या हो गया, जो अलग अलग आइसोमर्स हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, जो अलग अलग आइसोमर्स हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में होंगे। ठीक है ना, यानी कि वो ये कहना चाहता है ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितने कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, वो कितने आइसोमर्स को बनाता है। आइसोमर्स का मतलब क्या हो गया, कंपाउंड। ठीक है ना, और विद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बेटा ध्यान देते हैं, यहां से पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों को क्या होता है, C5 सैचुरेटेड है, सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो यहां पर आ जाएगा C5H12। ठीक है ना, यहां पर C5H12 इतना हमारा हो जाएगा यहां से। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसके हम क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है ना, तो बेटा स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो देखो ध्यान देंगे, कार्बन के कितने 5 हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे 5 हो गए और बाद बाकी के यहाँ पर क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन लगाते चले जाओ सब में। ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है ना, ये आप एक्सरसाइज करिए NCERT की, मैं एक्सरसाइज कराऊंगा लेकिन आप उससे पहले खुद भी एक्सरसाइज करिए NCERT की। ठीक है, और जो भी आपको डाउट होगा वो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। इस तरीके से यहाँ पर यूँ करके आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पेंटेन। और इसको हम बोल सकते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा नॉर्मल पेंटेन। ये हमारा आ गया यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर मैं यहाँ पर, ये क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो एक कंपाउंड तो ये हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसका एक कंपाउंड तो ये हो गया, एक आइसोमर्स तो ये हो गया। तो फर्स्ट आइसोमर्स यानी कि पहला आइसोमर्स तो ये हो गया, आइसोमर्स माने क्या हो गया, कंपाउंड। आइसोमर्स माने तो क्या, कंपाउंड। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा बेटा देखते हैं, दूसरा हमारा कौन सा होगा। हम यहाँ पर क्या करें, एक कार्बन को चेन लगा दें, यहाँ पर चेन के फॉर्म में ले आए, यहाँ से ब्रांच के फॉर्म, सॉरी एक जो कार्बन है उसको ब्रांच के फॉर्म में ले आए। कैसे बेटा, ध्यान देंगे यहाँ से, जैसे आप देखते हैं 1 2 3 और 4, और एक कार्बन हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया इस तरीके से, तो इसमें ब्रांच लग गई। यहाँ सभी की जगह क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। ठीक है ना, आप समझ जाइए, इस जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ टाइम बर्बाद ना करें हम अपना, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, तो एक ये हमारी क्या बन गई, ब्रांच लग गई। अब इसका नाम क्या हो गया, इसका भी नाम हमारा क्या हो गया, इसको बोलेंगे बेटा, देखिए इसको तो बोल रहे हैं क्या, नॉर्मल पेंटेन बोल रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, इसमें ब्रांच लग गई तो इसको बोलने लग जाएंगे आइसो, तो इसको बोलेंगे आइसो, और 1 2 3 4 5 आइसो पेंटेन। ठीक है ना, आइसो पेंटेन, ये हमारा आइसो पेंटेन हो गया, ब्रांच लग गई ना तो आइसो पेंटेन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर इसको हटाऊँ, एक कार्बन को और हटा दूँ और ऊपर लगा दूँ अगर मैं,
तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया। अब देखिए समझिए, आइसोपेंटेन जो है ना वो भी एक कंपाउंड है। आइसोपेंटेन भी क्या है बेटा, एक ये कंपाउंड है। ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड, ये भी कंपाउंड है। अब तीसरा अगर मैं देखूं यहाँ पर तो जरा ध्यान समझना, इस कार्बन को हटा के फिर ब्रांच के फॉर्म में लगा दूं तो 1 2 एंड 3, ठीक है ना। एक कार्बन ऊपर लगा दिया, एक कार्बन हमने कहाँ लगा दिया, नीचे लगा दिया, और सब जगह हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिए, हाइड्रोजन जोड़ते चले गए। यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ गया, सॉरी इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये हमने यहाँ पर क्या लगा दिए, हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये कुछ समझ में आया। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कॉमन नेम, किसी पेरेंट चेन के किसी कार्बन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट चेन के किसी कार्बन से अगर 2 कार्बन ब्रांच के फॉर्म में जुड़े हों और 2 उसकी चेन में ही जुड़े हों, यानी कि किसी एक कार्बन से किसी एक कार्बन के एटम से 4 कार्बन के एटम अगर जुड़े हों, तो वो उसका जो नॉर्मल नेम है उसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नियो से। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया नियो। तो उसको बोलेंगे नियो और पेंटेन, नियो पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन, ठीक है ना। आप क्या देखते हैं, ये थर्ड हो गया। तो नियो पेंटेन भी क्या है, ये कंपाउंड ही है ना, ये भी हमारा क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया, ठीक है, ये भी एक कंपाउंड हो गया। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक जरा ध्यान समझिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो कितने कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 कंपाउंड को। यही तो सबसे पहले जब लेक्चर मैंने स्टार्ट किया तो यही तो आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है। यही काम तो हो रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो 3 कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, तीसरा क्या हो गया, नियोपेंटेन, और तीनों ही कंपाउंड 3 कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तीनों कंपाउंड की जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो अलग अलग है। एक की क्या है, नॉर्मल है, एक की क्या है, आइसोपेंटेन, एक में क्या है, 1 ब्रांच लगी हुई है, और तीसरे में क्या है, 2 ब्रांच लगी हुई है। तो तीनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। लेकिन बेटा ध्यान देंगे, अगर हम देखें तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नोन एज आइसोमर्स। और ये जो फिनोमेना होती है जिसके अंदर ऐसा हो रहा है उसको क्या कहते थे, आइसोमेरिज्म। क्या कहते थे, आइसोमेरिज्म। तो इसके अंदर आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, C5H12 के अंदर आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, और उस आइसोमेरिज्म की वजह से ही ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो 3 अलग अलग कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है ना। याद रखिए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा तो उस कंपाउंड के हमारे अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूले उसके अंदर हो सकते हैं। मेरी बात को फिर समझिए, इस लाइन को मैं फिर बोल रहा हूं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर आइसोमेरिज्म अगर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूले एग्जिस्ट कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूले उसके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहां पर बता दिए कितने आइसोमर्स होंगे, इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने, 1 2 एंड 3, 3 आइसोमर्स हैं विद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सबके ये बने हुए हैं, ठीक है ना। कंडेंस स्ट्रक्चर आप सबके बना सकते हैं। पहले वाले का अगर आप कंडेंस स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा C3 CH3, और यहाँ पर क्या आ गया CH2, यहाँ पर क्या आ गया CH2, यहाँ पर क्या आ गया CH2, यहाँ पर क्या आ गया CH और 3, ठीक है ना। ये कंडेंस फार्मूला, इसका कंडेंस फार्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन के 3 है, फिर यहाँ पर देखिए C हाइड्रोजन का कितना 1 है, तो यहाँ पर क्या आ गया C के साथ हाइड्रोजन का 1 लगा दिया, एक ब्रांच लगी हुई है, एक ब्रांच लगी हुई है तो उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए CH और यहाँ पर क्या आ गया 3, फिर यहाँ पर एक डैश लगा दीजिए और यहाँ पर क्या आ रहा है CH2 और यहाँ पर फिर एक ब्रांच लगा दीजिए, सॉरी फिर यहाँ पे एक डैश लगा दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए CH3। ये हमारा क्या हो गया, कंडेंस फार्मूला हो गया। इसका कंडेंस फार्मूला हमारा क्या होगा, इसका कंडेंस फार्मूला होगा जैसे CH3 हो गया डैश C, और C के साथ कितनी ब्रांच लगी हुई हैं, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमारे यहाँ पर क्या है सेम है CH3, तो होल ट्वाइस हो जाएगा सबस्क्रिप्ट में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सबस्क्रिप्ट में होल ट्वाइस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो ये हमारे क्या हो गए, ये कंडेंस फार्मूले हो गए। इस तरीके से आपने क्या देखा बेटा, पेंटेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स हमने पता कर लिए विद स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उनके कंडेंस फार्मूले भी मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिए। एक क्वेश्चन अगर आपके सामने, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन अगर मैं और आपको दूं तो आप लोग इसको करके दिखाना, ठीक है ना। ये है राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एनी 2 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, ठीक है ना। हेक्सेन के कोई 2 आइसोमर्स के आप क्या लिखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें। हेक्सेन जो है हेक्सेन के
किन्हीं दो आइसोमर्स के, अब आपको ये पता करना है कि हेक्सेन में कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर हेक्सेन के अंदर आइसोमर्स हो सकते हैं तो उसके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। अगर हेक्सेन के अंदर आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है तो उसके आइसोमर्स होंगे, कितने आइसोमर्स होंगे, और किन्हीं जितने भी आइसोमर्स होंगे उनमें से किन्हीं दो आइसोमर्स का आप क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज आपको मैं समझता हूँ कि आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और भी आगे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके और क्लियर होती चली जाएंगी चीज़ें। तो आज हम लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।